2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित वर्मा। देखिए, जब भी प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं की बात आती है तो सबसे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का नाम आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा भर्ती परीक्षाएं आयोजित करवाने वाला ये बोर्ड पूरी तरीके से पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो और युवाओं की परीक्षा समय पर हो, इसको लेकर लामबंद रहता है। आज से ठीक 2 साल पहले की अगर बात की जाए तो 17 अगस्त 2023 को इस बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया मेजर जनरल आलोक राज को। आलोक राज को 2 साल हो गए हैं इस पद पर कार्य करते हुए। इस दौरान 88 भर्तियों की 110 भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करवाया गया। 2 साल पूरे होने पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू सो मच। सर, 2 साल पूरे हो गए कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष। एक कांटों भरा ताज जब आपने ज्वाइन किया था तब कहा था कि ये कांटों भरा ताज है। कैसे देखते हैं इन 2 साल को? ये 2 साल बहुत ही चैलेंजिंग रहे और साथ साथ में उपलब्धियां भी रही और मुझे बहुत खुशी है कि इस 2 साल के अंदर, बल्कि शुरू कहूँगा मैं 1.5 साल, क्योंकि जो परीक्षाएं हमने शुरू कराई थी वो जनवरी 2024 से कराई थी, तो 1.5 साल में हमने 88 भर्तियों की 110 परीक्षाएं कराई। कई बार कुछ परीक्षाएं जो होती है, जैसे पशु परिचर परीक्षा थी, वो एक भर्ती लेकिन 6 पारियों में हुई थी। तो इसी माफिक जैसे कल वाली परीक्षा थी पटवारी वाली, वो एक भर्ती लेकिन 2 पारियों हुई। और कुछ परीक्षाएं कई चरणों में होती है, जैसे पहले उसकी रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद में फिर उसका टाइपिंग टेस्ट होता है या फिर स्टेनो टेस्ट होता है। इस माफिक 110 हमने परीक्षाएं कराई और मुझे बहुत खुशी है कहने में कि सभी परीक्षाएं शांतिपूर्ण हुई, कोई विघ्न नहीं हुआ। किसी प्रकार के जो इशू रहते थे, हमेशा एक डर लगा रहता था कि पेपर लीक होगा और या फिर कोई और गलत बात होगी, कोई डमी कैंडिडेट्स बैठेंगे या फर्जीवाड़ा होगा। तो मुझे बहुत खुशी बताते हुए कि ऐसा कुछ अभी तक नहीं हुआ है और सब परीक्षाएं ठीक से हुई। ज़्यादातर परीक्षाओं का रिजल्ट निकाल चुके हैं हम, कुछ परीक्षाओं का रिजल्ट अभी निकलना बाकी है। हमारा प्रयास है कि इस महीने के आखिर तक हम ज़्यादातर रिजल्ट निकाल दें। और जो डीवी चल रही है वो आजकल जो विभाग उसको डीवी कराते हैं, और मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से युवाओं को, बहुत से लोगों ने बोला कि पहले डीवी कर्मचारी चयन बोर्ड करता था तो जल्दी होती थी, लेकिन मैं कहना चाहूँगा ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड के पास पहले भी मैन पावर नहीं था, अभी भी नहीं है, और वो हमेशा विभागों के ऊपर डिपेंड रहते थे। और जब डीवी 2 अलग अलग एंटिटी कराती है तो उसकी ओनरशिप के अंदर गड़बड़ होती है, और वो कई बार ऐसी जो डीवी होती है उसमें साफ डीवी नहीं हो पाती है। और इसका प्रमाण आप सभी को मालूम है, जैसे पीटीआई भर्ती में हुआ था या फायरमैन भर्ती में हुआ था। तो हमने इसी वजह से इसको चेंज किया। जब मैं आया था मैंने चेंज किया सिस्टम को, रिक्वेस्ट किया सरकार का। बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस बात को माना और डीवी विभागों को सौंपी। अब जब डीवी होती है बहुत अच्छे से होती है, तफसील से होती है, थोड़ा वक्त एक्स्ट्रा लग जाता है कई बार क्योंकि अलग अलग विभाग इसमें होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सारे जो डीवी हो रही है बहुत अच्छी तरह से हो रही है। और उसमें चाहे पीएच की जांच हो, चाहे फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी के बच्चे हों या दूसरे बच्चे हों, एक्सपीरियंस वाले बच्चे हों, अच्छे जांच होती है। और एक्चुअली चूंकि विभाग अलग अलग जांच कर रहे हैं, डीवी कर रहे हैं, उसी वजह से हम इतनी सारी डीवी इकट्ठी कर पाए। यदि कर्मचारी चयन बोर्ड डीवी करता तो मुझे लगता है कि हम बहुत पीछे रह जाते और इतनी सारी भर्तियों की परीक्षा नहीं करा पाते। अब हम फोकस करते हैं मेनली परीक्षा कराने के ऊपर, और डीवी के प्रक्रिया विभाग होने से थोड़ा सा हमारा लोड कम हो गया है। और इसी वजह से जो आप नंबर आप सुन रहे हैं, 88 भर्ती और 110 परीक्षाएं, ये हम 1.5 साल में करा पाए। इससे पहले जो मैंने पता किया और चेक किया और मुझे डेटा जो हमारे पास है, कर्मचारी चयन बोर्ड साल में पहले औसतन 25 से 35 भर्ती की परीक्षाएं कराता था और 50-55 के आसपास परीक्षाएं होती थी, तो जो कि अब की जो हम अब करा रहे हैं उससे आधे से भी कम है। तो जो मुझे लगता है वो ये है कि हमने प्रक्रिया को थोड़ा सा तेज किया है। हाँ, कुछ हमारे अभी भी कमी है, जैसे प्राथमिकी को जारी करना, उसमें काफ़ी वक्त लगता है। तो हम अभी पिछले कुछ समझ लीजिए 2 महीने से हमने इसको चेंज किया सिस्टम को, उसको हमने री इंजीनियरिंग किया है। और अभी उम्मीद है जैसे पटवारी परीक्षा की जो प्राथमिक कुंजी है, हम प्रयास करेंगे उसको कि अगले 3 हफ्ते में जारी हो जाए, ताकि उसका जो रिजल्ट है वो और जल्दी जारी हो जाए। बल्कि हमारा प्रयास है कि पटवारी परीक्षा के जो प्री डीवी रिजल्ट है वो दिवाली से पहले आ जाए। तो मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे अभी इम्प्रूवमेंट होगा और
आपने देखा होगा बहुत सारी परीक्षाएं में बहुत लगातार कराई, जैसे 20 परीक्षाएं कराई थी हमने जूनियर इंस्ट्रक्टर की, वो वन आफ्टर द अदर कराई हमने। अभी हमने 20 परीक्षाएं कराई, 19 परीक्षाएं कराई NHM की, वो भी हमने सिर्फ 12 दिन के वक्फे में करा दी। तो बहुत कर्मचारी चयन बोर्ड पर काफ़ी लोड था, जिसकी वजह से हर जगह पर थोड़ी थोड़ी डिले हो रही है। पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सिस्टम और सुधरेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि डिले हो ना हो, यदि भर्ती सही आदमी की हो रही है, योग्य की आदमी की हो रही है, तो सबसे इम्पोर्टेंट वो है। सर देश में चाहे कोई सा भी भर्ती का आयोग हो, बोर्ड हो या एजेंसी हो, सबसे बड़ी चुनौती है पेपर लीक को रोकना, डमी अभ्यर्थियों को रोकना। इसके साथ ही परीक्षा केंद्र तक पेपर पहुंचने से पहले वो कहीं ना कहीं लीक ना हो। पिछले 2 साल में जैसे मुझे लगभग सर 15 साल का समय हो गया एजुकेशन डिपार्टमेंट देखते हुए, कई बार ऐसी भर्तियों को मैंने देखा कि पेपर जो स्ट्रांग रूम रहते थे वहीं से लीक हो गए थे। इन सब पर लगाम लगाने के लिए, क्योंकि जहां तक मुझे याद है पिछले 2 साल में ऐसा कोई बड़ा मुद्दा सामने नहीं आया है जिसने बोर्ड पर सवाल खड़े किए हैं। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि पिछले 2 साल में काफ़ी हमने एक्शन इस पर किया है, बहुत सारे मेजर्स, सावधानियां बरती हैं, सिस्टम को हमने काफ़ी चेंज किया है। हम अभी मल्टीपल सेट्स बनाते हैं, परीक्षा के 1-2 घंटे पहले तक पता नहीं होता कौन सा वाला सेट उस परीक्षा में जाएगा। तो इसलिए माफिया भी अभी मुझे नहीं मालूम प्रयास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम अलग अलग जगह से पेपर बनवाते हैं, और उसके बाद जब हमने सिस्टम जो किया है स्ट्रॉन्ग रूम्स पर रखने का और वहाँ से ले जाने का, उसमें काफ़ी तब्दीली की है। तो कई सारे हमने जो स्टेप्स लिए हैं उसमें कुछ स्टेप सीक्रेट भी हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हमारा जो एक पेपर लीक का जो डर था वो काफ़ी कम हुआ है। हमने एक और प्रयास किया था, वो था कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराने का, और लगभग हम 10 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी कराए छोटी परीक्षाओं को, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर पेपर जो होता है सिर्फ 15-20 मिनट पहले ही परीक्षा के सर्वर पर आता है और वहाँ से फिर वो कंप्यूटर हो जाता है। तो सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि अपन सिर्फ परीक्षा से 15-20 मिनट पहले ही पेपर आए और फिर वो कंप्यूटर्स पर जाए। मगर कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के अंदर भी कुछ कुछ खतरा बना रहता है, क्योंकि आपने सुना होगा बहुत सारे केसेस हुए हैं जहाँ पर कि कंप्यूटर्स ही हाईजैक हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिमोट एक्सेस करना, और वो जो माफिया होता है उनको रिमोट एक्सेस करके बच्चों को पास करा देता है। तो लेकिन हमने उसमें ये चेंज किया था कि हमने जो पेपर आया था वो तो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर था, लेकिन बच्चों से हमने आंसर्स उनके OMR शीट पर रिकॉर्ड कराए थे, तो उससे वो खतरा से बचे थे। मगर अनफॉर्चुनेटली राजस्थान के अंदर सिर्फ 20,000 कंप्यूटर नोड्स हैं, और उस 20,000 में से भी सिर्फ मेरे को लगता है 5 या 6,000 कंप्यूटर नोड्स हैं जिनको मैं सेफ समझता हूँ। और इसी वजह से कोई भी परीक्षा जो कराते हैं वो छोटी परीक्षा करा सकते हैं, और कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाएं ज़्यादातर बड़ी होती हैं। तो फिर हमने एक प्रयास किया टैबलेट पे परीक्षा कराने का, वो पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, पर अभी भी उस पर प्रयास जारी है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले 2-3 महीने में शायद वो सफल हो जाए। यदि वो सफल हो जाता है तो फिर मुझे लगता है कि जो पेपर लीक की समस्या पे परमानेंट हल हो जाएगा, क्योंकि फिर जो टैबलेट्स हैं उनको हम सरकारी स्कूलों में लेके जाएंगे और वहाँ पर हम पेपर कराएंगे, और सिर्फ पेपर से सिर्फ 10 मिनट पहले ही पेपर उस टैबलेट्स पर आएगा, और हम बच्चों से उसके जो OMR शीट पर उसके आंसर रिकॉर्ड कराएंगे। तो ना रिमोट एक्सेस की परेशानी, ना पेपर लीक की परेशानी। आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट। लेकिन थोड़ा सा भी दिल्ली दूर है, हम प्रयास कर रहे हैं कि वो सफल हो जाए। IIT मद्रास और IIT कानपुर में इसका परीक्षण चल रहा है। सफलता होने पर आपको बताऊंगा इसके बारे में। सर किसी भी भर्ती एजेंसी की पूरे देश में बात की जाए तो आप पहले ऐसे अध्यक्ष हैं जिसने सोशल मीडिया का पूरा सदुपयोग किया है। पहले कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर लाइनें लगी रहती थी, आप आए तो आपने कहा था सबसे पहले ये लाइनें खत्म करूंगा कि कोई अभ्यर्थी मेरे पास नहीं आए। सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव होना, इतना बर्डन होने के बावजूद भी हर अभ्यर्थी के, मैं सुबह सुबह देखता हूँ खोल के, हर अभ्यर्थी का आप जवाब देते हैं। वो कोई भी सवाल करे आप उसको रिप्लाई करते हैं, किसी भी भर्ती की जानकारी हो सबसे पहले देते हैं। सबसे आप क्या देखते हैं कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने बोर्ड का काम बहुत कम, बर्डन कम कर दिया? ऐसा मैं नहीं बोल पाऊंगा कि बर्डन कम कर दिया, बर्डन तो बल्कि ज्यादा बढ़ गया है। अभ्यर्थियों का आने का अभ्यर्थियों का आने का, यस। क्योंकि जब आया था यहाँ पर तो मैंने देखा कि बहुत सारे अभ्यर्थी हमेशा वहाँ पर जुटे रहते थे, और बहुत सारे उनके मन में सवाल होते थे, अनगिनत उनकी समस्याएं होती थी। बेरोजगार संघ के जो अलग अलग नेता होते थे वहाँ पर आते रहते थे, नारेबाजी, धरना, प्रदर्शन चलता रहता था, घेराव चलता रहता था। तो मुझे लगा कि इसका जो मुख्य कारण है वो है कि उनको एक इन्फॉर्मेशन वॉइड है, वो एक इन्फॉर्मेशन वैक्यूम है, जो कि उनको बच्चों को पता नहीं पड़ रहा कि क्या हो रहा है।
क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है। और फिर अभ्यर्थियों ने मुझे बताया, कई सारे जो अभ्यर्थी थे उन्होंने मुझे बताया कि साहब आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। और फिर मैंने भी काफ़ी इसकी मैंने नॉलेज हासिल की। तो मुझे ट्विटर सबसे आसान लगा एक्स के ऊपर, और मुझे लगा कि सोशल मीडिया के जरिए हम एक फीडबैक ले सकते हैं, बच्चों को इन्फॉर्म कर सकते हैं, और डायरेक्टली मैं खुद इन्फॉर्म कर सकता हूँ। शायद बच्चों को इस पर भरोसा भी रहेगा। और इसी वजह से फिर मैंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। मुझे लगता है सोशल मीडिया इज़ अ वेरी गुड टूल फॉर गुड गवर्नेंस। और गुड गवर्नेंस के लिए दो बहुत आवश्यक जो डोमेन्स हैं या दो बहुत आवश्यक रिक्वायरमेंट्स हैं, एक तो है कम्युनिकेशन और एक है दूसरा है फीडबैक। और फीडबैक इज पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। यदि आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तो टू वे कम्युनिकेशन है आपका, और आप फीडबैक आपको मिल रहा है, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव। बल्कि जब तक आपको नेगेटिव फीडबैक नहीं मिलेगा आप इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हो। तो कुछ भी जो हमने इंप्रूवमेंट किए हैं उसमें सारा जो श्रेय है वो सब बच्चों का ही है। मेरा इसमें कुछ भी मैंने को अपनी तरफ से कुछ नया नहीं किया है। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है, यदि हुआ है तो वो सब, उसका सारा जो श्रेय के हकदार है असली वो कैंडिडेट्स ही, वो हमको इन्फॉर्म करते रहते हैं। मेरा मोबाइल नंबर भी लीक हो गया था, तो मुझे बहुत बच्चे व्हाट्सएप मैसेज भी करते रहते हैं। जहाँ तक सवाल है हर बच्चे का जवाब देने का, मैं शायद मुश्किल से 1-2% बच्चों के मैसेजेस पढ़ पाता हूँ या उनके ट्वीट्स देख पाता हूँ, और 1-2% में से सिर्फ मैं गिने चुने मैसेज का जवाब दे पाता हूँ। और बहुत से मैसेज का जवाब मैं नहीं देता हूँ जान के, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सही वक्त नहीं जवाब देने का, या उस सवाल का मुझे जवाब पता नहीं है। और कई ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब होता ही नहीं है, तो इसी वजह से हर सवाल का जवाब नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी प्रयास करता हूँ कि जितना हो सके मैं बता सकूँ। और मेरा खुद का लोड काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि आपने यदि ये जिम्मा उठाया कि आप सोशल मीडिया पर हो तो आपको इन्फॉर्म करके रहना पड़ेगा। और आपको जब आप पब्लिक स्पेस में, तो आपको लोग गाली भी देंगे, आपको नेगेटिव भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, ट्रोल भी करेंगे। मैं यही पूछने वाला था सर, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रोलिंग के जो अगर इजी टू रीच है वो आप हैं। बहुत ट्रोलिंग भी चलती है आपको लेके, आपके ट्वीट्स को लेके। देखिए ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पे कौन है, अब मैं हूं तो चाहे किसी विभाग की इशू होगा मुझे बताएंगे। वो अभी हाई कोर्ट की भर्ती चल रही थी, उसके बारे में कि वो कुछ फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, वो मुझे बता रहे थे कि साहब आप उसको कराइए कुछ। तो बच्चे की आकांक्षा होती है, कोई सुनने वाला है तो बच्चा बताएगा, पीड़ा अपनी दर्ज अपने कराएगा, साहब ये भी करो, वो भी करो, मेरी शादी भी कराओ, मेरी लड़की भी ढूंढो मेरे लिए। मतलब बच्चे की तो उसकी रिक्वायरमेंट है, वो पीड़ा में है। जो बच्चे मुझे ट्रोल भी कर रहे हैं, जो गाले भी दे रहे हैं, जो मुझे नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं, उनको भी पीड़ा है। कोई समझता नहीं, कोई बच्चा जानबूझकर ऐसा कर रहा है। हो सकता है उसके साथ में कुछ बुरा हुआ हो, वो समझता है उसकी मेरी वजह से हुआ होगा। और कुछ, मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, गलतियां मैं भी कर सकता हूँ, गलतियां करता भी हूँ। कोशिश करता हूँ कि प्रयास की गलती ना हो। मंशा मेरी साफ है, मैं चाहता नहीं कि कोई अन्याय हो किसी बच्चे के साथ में। तो बस चूंकि मेरी मंशा साफ है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ इंप्रूवमेंट करने की। अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट देखा बच्चे का कि आपने जेईई भर्ती के लिए तो आपने 6 महीने लगा दिए, और हमारे पटवारी भर्ती के लिए आप 2 महीने में कर रहे हो, आप दिवाली से पहले आपको रिजल्ट निकाल दोगे। तो बताना चाहता हूँ मैं कि हम प्रयास कर रहे हैं इंप्रूवमेंट का, तो ये नहीं, जब इंप्रूवमेंट का प्रयास करेंगे तो नेचुरली थोड़ा टाइम कम होगा। तो ये प्रयास हमने अभी चेंज किया पूरे सिस्टम को कि भाई कैसे हम प्राथमिक कुंजी को जल्दी जारी कर दें। तो हमने ऑनलाइन सिस्टम लगाया, कुछ प्रयास कर रहे हैं जिससे कि वजह से तभी हम जो एनएचएम की 19 भर्तियां हैं, एलएसए, अकाउंट असिस्टेंट की 21 हमारी ये कुंजी हैं जिनको हम अभी जांच कर पाए। हम प्रयास कर रहे हैं कि अगले 3-4 दिन में इनको रिजल्ट को जारी कर दें, इनका जो प्राथमिक कुंजी जारी कर दें। 21 कुंजियों को जारी करने के लिए पहले कर्मचारी चयन बोर्ड साल में 21 या 25 कुंजी चेक करते थे, और हमने इसको पिछले 2 महीने में किया है। हम इसलिए कर पाए क्योंकि हमारे पास अब सिस्टम थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है, और सारी टेक्निकल है। ये जो टेक्निकल की होती है उसके लिए टेक्निकल एक्सपर्ट चाहिए होते हैं, और टेक्निकल एक्सपर्ट इतने आसानी से नहीं मिलते हैं। और टेक्निकल एक्सपर्ट और टेक्निकल सवाल होते हैं, उसको हर कोई जांच भी नहीं सकता है। इसी वजह से उसके जो ऑब्जेक्शंस होते हैं उसके ऊपर फिर जो ऑब्जेक्शन सेटल करने के लिए हमको एक्सपर्ट चाहिए होते हैं, तो बड़ा लंबा टाइम लगता है। पटवारी बहुत सिंपल सी परीक्षा है, उसमें ज़्यादा टेक्निकल नहीं होता है, तो प्रयास है कि वो जल्द तक जारी हो जाए। जैसे लाइब्रेरी परीक्षा है वो टेक्निकल है, तो उसमें टाइम लग रहा है, और फिर भी प्रयास करें कि भाई अगले महीने के शुरुआत में लाइब्रेरी की परीक्षा की भी जारी कर दें। तो ये सब हमारा प्रयास चल रहा है। सर पिछले 2 साल में वो कौन सी चैलेंजिंग सिचुएशन है जो आप विद्यार्थियों के साथ साझा करना चाहते हैं? देखिए, लाइफ इजी नहीं होती, वो चाहे जिंदगी हो चाहे पद हो। कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष बने 2 साल हो गए, ऐसे कौन सी सिचुएशन आई थी जब ऐसा लगा कि यार बहुत पजल्ड हो गए कि यार कौन सा पद मैंने ले लिया, ये क्या कर दिया?
नहीं, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई जबकि पजल हो गए और ऐसा सोचा कि मैंने ऐसा पद क्यों ले लिया, क्योंकि वो तो पता होता है मैं आर्मी वाला हूँ, मुझे मालूम है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और हम पे क्या क्या होगा। तो एक अंदाजा होता है शुरू से। और आप जब लाखों बेरोजगार युवकों के बीच में हो, उनकी आकांक्षाएं आपसे हैं, उनका भरोसा आप में, आप आर्मी वाले हो, तो आपको पता है कि क्या होने वाला है। और जब भी कोई चीज़ डिले होती है तो नेचुरली उनको बुरा लगता है। जैसे पशु परिचय परीक्षा के अंदर आकांक्षाओं के अनुरूप रिजल्ट नहीं आया, किसी एक पारी को ज़्यादा फायदा हुआ, किसी दूसरी पारी को कम फायदा हुआ, और उसकी वजह से उनको लगा कि ये अन्याय हुआ, और कुछ हद तक हुआ भी। लेकिन उसी वजह से फिर हमने उसको प्रोसेस को चेंज किया। उसमें जो फॉर्मूला लगाते थे नॉर्मलाइजेशन का, वो था मीन बेस्ड फॉर्मूला, उसको चेंज करके हमने भी इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला चेंज किया। इसीलिए क्या, ताकि आगे के परीक्षाओं के अंदर कम से कम ऐसा ना हो। तो मुझे उम्मीद है जेल प्रेरक की परीक्षा है, उसका नॉर्मलाइजेशन हम कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि उसके अंदर हर पारी से लगभग लगभग बराबर बच्चे सिलेक्ट होने चाहिए। इसी माफिक पटवारी परीक्षा है, उसमें भी लगभग लगभग बराबर बच्चे सिलेक्ट होने चाहिए। तो ये हमने चेंज किया। जैसे दूसरा, हमने एक स्टेनो परीक्षा कराई थी, जहाँ पर कि काफ़ी कुछ कंप्लेंट्स हुई कि साहब हमको सुनाई नहीं दिया, हमको ऐसे हुआ, हमको वैसे हुआ, जो भी रीजंस रहे, उनके बातों में जाने की जरूरत नहीं डिटेल्स में, लेकिन उसको फिर हमने कैंसिल करना पड़ा। तो ये पशु परिचय परीक्षा के अंदर मुझे थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि मुझे लगा कि इसको हम पूरा तरह से न्याय नहीं कर पाए। और एक उसमें जब हमको कैंसिल करना पड़ा एक एग्जाम को, तो एग्जाम कैंसिल करने के तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि कई बार बच्चे तैयारी करके आते हैं, फिर दोबारा तैयारी नहीं कर पाते, या फिर संसाधन का इस्तेमाल हो जाता है, टाइम बहुत लग जाता है, अभी 2-3 महीने एक्स्ट्रा लग गए, नहीं तो रिजल्ट पहले निकल जाता। तो वो सब थोड़े इशूज़ के अंदर हमको लगता है कि कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए था। मगर ठीक है, जैसा होता है उसको अपन उससे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोबारा जब हमने एग्ज़ाम कराया स्टेनो का, तो मुझे लगा कि शायद पहले से काफ़ी बेहतर था। हालांकि सोचें कि 100% 10 आउट ऑफ 10 किसी आदमी को मिले किसी परीक्षा कराने में, मुझे लगता है नहीं पॉसिबल है, क्योंकि परीक्षा कराने वाला एक आदमी नहीं है, बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं। अभी कहीं पर कोई बच्चा बोलता है मेरा साहब पेपर जल्दी ले लिया, कई बच्चा बोलता है मुझे ना ये लिखने नहीं दिया, मुझे उसका। तो देखो इतने सारे लोग परीक्षा कराते हैं, हजारों लोग परीक्षा। हमारे कल परीक्षा के अंदर 1000 से ऊपर केंद्र थे, और एक एक केंद्र के ऊपर 25 से 30 स्टाफ था, यानी परीक्षा कराने के लिए 30-35 हजार लोग परीक्षा करा रहे थे। सब एक से नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। और आफ्टर ऑल वो कौन है, हमारे कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, या कोई हायर्ड लोग हैं, सब एक से नहीं होते। सर मेरा अंतिम सवाल है, और क्या आप बदलाव देखना चाहते हैं पिछले 2 साल में जो किया, आगे किस तरीके और बदलाव हों कि प्रदेश के बेरोजगारों को समय पर परीक्षा हो, समय पर उत्तर कुंजी आए, समय पर परिणाम हो, समय पर नियुक्ति हो, इसके लिए और क्या बेहतर करने की संभावना आपको नजर आती है? देखिए, जब भी अपन कुछ एक सिस्टम बनाते हैं, तो फिर कभी कोई, चाहे चेयरमैन मैं हूँ चाहे और कोई हो, तो चलता है। जैसे हमने अभी सिस्टम शुरू किया कि भाई हर एक जो परिणाम है उसकी पूरी मेरिट लिस्ट जारी होगी, ताकि हर एक बच्चे को पता पड़ जाए कि वो ओपन मेरिट में कहाँ पे खड़ा हुआ है और अपने कैटेगरी के मेरिट में कहाँ खड़ा हुआ है। अब वो सिस्टम बन गया तो उसको चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि चेंज करने का मतलब होगा आप उसको पारदर्शिता हटा रहे हो। तो किसी भी सिस्टम को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए और अच्छा करने के लिए सिस्टम्स क्रिएट करने चाहिए, और अब वही प्रयास हम कर रहे हैं कि हर जगह हम कोशिश करें कि सिस्टम क्रिएट कर सकें। जैसे अभी हमने प्रयास किया कि भी प्राथमिक कुंजी हमारी जल्दी आई, उसके लिए हमने एक ऑनलाइन सिस्टम क्रिएट किया है, जिसकी वजह से प्राथमिक कुंजी थोड़ी जल्दी आई। तो जैसे रिजल्ट बनाने के लिए भी एक सॉफ्टवेयर बनाने का प्रयास चल रहा है। ये सॉफ्टवेयर बन जाएगा तो रिजल्ट थोड़ा फास्ट बनेगा। अभी हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं, यदि सॉफ्टवेयर बन जाएगा तो फिर 1 हफ्ते 1 या 2 दिन के अंदर रिजल्ट बनकर तैयार हो जाएगा। ये सब प्रयास जारी हैं। ऑनलाइन टैबलेट बेस्ड टेस्ट कराना, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, सिस्टम बनाना, एसओपी बनाना, और मुझे लगता है कि सब करने से शायद इंप्रूवमेंट होगा। फिर जो कोई जगह मेरे नए चेयरमैन साहब आएंगे वो और इंप्रूवमेंट करेंगे। तो ये चलता रहे, सिलसिला चलता रहेगा। सर अभ्यर्थियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि वो आपको सुनना काफी पसंद करते हैं? नहीं, थैंक यू सो मच। और मैं भी मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं परीक्षा केंद्रों में जाता हूँ, अभ्यर्थियों से मैं इंटरेक्ट करता हूँ, इनका मेरा इंटरेक्शन होता है। मैं प्रयास करता हूँ कि हर परीक्षा में, हर शिफ्ट में कम से कम एक सेंटर पर जाऊँ और 50, 60, 100 बच्चों से मैं मिलूँ और डायरेक्ट 1 to 1 उनसे संवाद करूँ, उनसे पूछूँ कि उनकी क्या क्या परेशानियाँ हैं, वो मुझे बताते भी हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुझे आप पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक दें, कोई दिक्कत नहीं है। प्रयास करें ज़्यादा नेगेटिव फीडबैक मिले ताकि हम इंप्रूवमेंट कर सकें। तो मेरा आपसे सबसे ये प्रयास है कि जितना हो सके आप हमें फीडबैक दें, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, लेकिन कोशिश करें कि थोड़ा सा मर्यादा आप बनाए रखें, संयम बनाए रखें फीडबैक देने में। और ये भी क्योंकि आप फीडबैक देंगे और यदि उसके अंदर थोड़ा सजेशन होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बिना सजेशन के सिर्फ एक क्रिटिसिज्म करना, उससे हमको कुछ पॉइंट नहीं मिलता है। जितना हो सके आप अपना
फीडबैक नेगेटिव वो दें, लेकिन साथ में आप सजेशन दें, सोल्यूशन दें, तो कोशिश करेंगे कि उस पर हम अमल कर सकें। एंड थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो ये थे बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज। देखिए 2 साल हो गए हैं, 2 साल में कर्मचारी चयन बोर्ड की बड़ी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं और आने वाले समय में भी बड़ी भर्ती परीक्षाएं होंगी। ऐसे में प्रदेश के युवा बेरोजगारों से हमारी भी एजुकेशन नगरी की भी ये अपील है कि आप संदेश दें, मैसेज दें, मर्यादा में रहकर, इसके साथ ही उसके जवाब का इंतजार भी करें। कर्मचारी चयन बोर्ड ने बेहतर किया है और आगे बेहतर करने का प्रयास इनका जारी रहेगा। इसी जानकारी के साथ हम यहीं हमारी इस चर्चा को खत्म करते हैं। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी। मैं हूं ललित वर्मा।